इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। अभी यहां पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों और एनडीए के जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने 8 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पच्चीस, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वह अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की इन योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से आपके सामने इन 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है।
अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से
लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, श्रीअन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी झलक मैं इसी बात से आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो या फिर
फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगा करके प्रदेश के अंदर लगभग 86,000 अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का काम किया गया। तो 14 लाख निजी नलकूप को भी विद्युत की मुफ्त व्यवस्था देकर के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सरकार ने योगदान दिया और परिणाम है कि इस दौरान अगर आप देखें 2012 से 17 के बीच बिचौलियों के द्वारा तब सरकार करती थी, तब कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर सरकार के द्वारा नहीं लगाए जाते थे। तब सरकार ने गेहूं का क्रय पे कुल पैसा खर्च किया था 12,808 करोड़। यह पैसा अन्नदाता किसान के पास नहीं, बिचौलियों के पास गया था और 17 से लेकर के 23-24 के बीच में सरकार ने जो गेहूं क्रय पर धनराशि खर्च की है, इसमें 2.5 यानी इससे लगभग 2.5 गुना अधिक हम लोगों ने इसके लिए धनराशि खर्च की है, लोगों को उपलब्ध करवाया है और इसमें 200 यानी 94 इसमें कुल धनराशि 12,808 करोड़ की तुलना में 43,424 करोड़ रुपए यानी 3.5 गुना अधिक भुगतान अन्नदाता किसानों को सीधे प्रोक्योरमेंट के केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है। ऐसे धान के क्रय में भी 12 से 17 के बीच 17,190 करोड़ रुपए का कुल भुगतान बिचौलियों को हो पाया था, क्योंकि किसान सरकार के तत्कालीन सरकार के एजेंडे में कहीं नहीं था। इस दौरान 2017 से लेकर 2024 के बीच सरकार ने 5 गुना अधिक यानी 88,746 करोड़ रुपए का धान का मूल्य डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में करने का काम किया। प्रदेश के अंदर 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाव करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गोवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गोवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। उन्हें भी ये राशि हम उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो।
प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और यह भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है, और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी, तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी पीआरबी 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद
देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। इससे पहले 1,26,000 की जो भर्ती संपन्न हुई, 1,56,000 की जो भर्तियां हम लोगों ने यहां पे संपन्न की थी, 25,000 से अधिक महिला कार्मिक उसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला स्वयंसेवी समूह में लगभग 1 करोड़ बहनें योगदान देकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4,76,000 से अधिक सामूहिक विवाह के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 95 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना में, स्ट्रीट वेंडर में लगी हुई महिलाओं को उस योजना के साथ जोड़ा गया है और 1 करोड़ महिलाओं को पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार देने का काम ये देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरौनी, पीएम घरौनी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस नए बजट में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रदेश वही है जिस प्रदेश का युवा पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है
और नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी आज भी प्रतिमाह पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। होली और दीपावली में एक रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 62 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनको डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। और 9 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने वाला, ये सभी जो आंकड़े हैं ये दिखाता है कि ये सबसे अधिक देश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश काफी आगे है और इसमें सबसे लंबी छलांग लगाने वाला है। 56 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने में ये सभी स्कीमें, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश में है। और मित्रों, 2017 के पहले निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन 55 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को मिलती थी। आज ये संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश दे रही है। 2017 के पहले पेंशन की राशि हुआ करती थी मात्र 300। आज इसको हम 1,000 रुपए महीने उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा
डीबीटी में लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने में भी देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यानी अकेले 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हुआ है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था? लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। आज 6 एक्सप्रेसवे हैं, 11 पे हम काम करने जा रहे हैं। आज 6 सिटी, देश के अंदर सर्वाधिक 6 सिटी में मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर है, दिल्ली से मेरठ के बीच में। और देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में यह संचालित हो चुका है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से उत्तर प्रदेश माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा सके, और यहां के अन्नदाता किसानों का, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का और यहां के उद्यमियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। 2017 के बाद से, जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यानी डबल इंजन सरकार, हाईवे के एक बड़े नेटवर्क को अपने यहां जोड़ा है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में काफी एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ देश के अंदर है, क्योंकि ये हाईवे इसी दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे रीढ़ के रूप में काम करती है। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दी है। प्रदेश के अंदर नगरीय विकास के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में पहली बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। देश के अंदर 2016-17 के अंदर जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुए थे, तो देश के अंदर 100 में से 10 सबसे गंदे शहर यूपी के थे। जहां देखो गंदगी का अंबार था, न बिजली थी, न पानी थी, न कनेक्टिविटी थी।
न सुरक्षा थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। और ये स्मार्ट ही नहीं, इन्हें सेफ सिटी भी बनाया है। आईटीएमएस भी यहां काम कर रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में व्यवस्था दी है कि हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका को या नगर निकाय को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में हमने इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर आज एक नए विकास के कॉन्सेप्ट को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की एक दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के ये डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सकें। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह नगरीय परिवहन की एक बेहतरीन सुविधा होगी जो वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी। और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच। और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए।